हेलो बच्चा लोग, किंग मंत्रा बाय रवि मिश्रा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स का लेक्चर 3। इससे पहले हम क्लास 12 में फिजिक्स के 2 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पहले दोनों चैप्टर्स में अब तक आपने पढ़ लिया है कि स्थिर वैद्युत की है क्या। उसके बाद हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें आवेश के विषय में अब तक आपने काफी कुछ जान लिया है, जैसे आवेश क्या है, आवेश आता क्यों है, आवेश कितने तरह के होते हैं, आवेश की यूनिट क्या है, आवेश की विमा क्या है। ये सारी बातें आप आवेश के विषय में अब तक जान चुके हैं। आज हम वहां से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको करना क्या है कि इसके पहले के जो 2 लेक्चर्स थे इस चैप्टर के, उन्हें आप पहले कवर करके आएंगे तो बेहतर होगा, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ये चैप्टर बहुत प्यारा होने वाला है, आगे चीजें लॉजिकल होने वाली हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि आप चैन को कहीं टूटने ना दें, चेन बाई चेन चलें, जिससे चीजें आपको आसान लगें। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। आवेश संरक्षण सिद्धांत, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये लेक्चर वहीं से कंटिन्यू हुआ है जहां पिछले लेक्चर पे मैंने ब्रेक लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण सिद्धांत। ध्यान से सुनिएगा, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत जानने से पहले आपको जानना होगा कि विलगित निकाय क्या है। विलगित निकाय, विलगित निकाय को इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। हम आपको बता दें कि इस आइसोलेट शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया कोरोना काल में। अक्सर आपने सुना होगा, कहते थे कि उन्हें आइसोलेट किया गया है या उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो इस आइसोलेट शब्द या विलगित शब्द का मतलब क्या है? इस विलगित शब्द का मतलब होता है कि एक ऐसा निकाय जो बाह्य वातावरण से प्रभावित ना होता हो, उसे हम कहते हैं विलगित निकाय। एक ऐसा निकाय जो बाह्य वातावरण से प्रभावित ना होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? विलगित निकाय कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो अब हम आपको आवेश संरक्षण सिद्धांत समझा सकते हैं। पहले भी आपने कई संरक्षण सिद्धांत पढ़े हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। ये सब आप क्लास 11th में या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो अब हम जब विलगित निकाय जान चुके हैं कि ऐसा निकाय जिसे बाह्य वातावरण से फर्क ना पड़ता हो, उसे विलगित निकाय कहते हैं, तो हम आवेश संरक्षण सिद्धांत को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए क्या परिभाषा होगी आवेश संरक्षण सिद्धांत की। कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित निकाय का, किसका? विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। क्या लिखा मैंने? कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आइए इसका मतलब समझें। मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा निकाय हो जिसे बाह्य वातावरण से फर्क ना पड़ता हो कि बाहर क्या है, तो ऐसे निकाय को विलगित निकाय कहेंगे, और उसका जो कुल आवेश होगा वह सदैव संरक्षित रहेगा, फिक्स रहेगा कि उस निकाय का कुल आवेश इतना ही रहेगा। और इसे उदाहरण देके समझें। जैसे
एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक डिब्बा है जिसमें 4 गोलियां हैं और इन चारों गोलियों पर कुछ ना कुछ आवेश है। मान लेते हैं कि ये जो डिब्बा है ये विलगित है। ये डिब्बा कैसा है? विलगित है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम भी तो विलगित हो। नहीं सर जी, हम कहाँ विलगित, हम तो देश दुनिया में रमे रहते हैं। देश दुनिया में ना रमो बच्चा लोग, समय कम है, पढ़ाई पर ध्यान दो। कैरियर बनाने का यही समय है। अगर अभी बाह्य दुनिया पर ध्यान दोगे, सीमा, रीमा, मंदोदरी अगर इन सब पे अभी ध्यान दोगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। तो क्या कहा मैंने? मान लो ये कोई डिब्बा है और ये विलगित है, इसमें 4 गोलियां हैं, मतलब इन्हें बाहर के वातावरण से फर्क नहीं पड़ता। और मान लो इन गोलियों पे आवेश है, इस पे है 4 कूलम, इस पे है 3 कूलम, इस पे है -1 कूलम और इस पर है 2 कूलम। अब हम कहें कि तुम क्या करो, इन गोलियों को शेक करो। शेक करने का मतलब हिला दो, हिला दो। हिलाने पर क्या होगा? हिलाने पर क्या होगा? गोलियां टकराएंगी और क्या होगा? और टकराने से तुम्हें तो पता ही है क्या होता है। पिछले लेक्चर में याद करो, ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब आवेश ट्रांसफर। और जब आवेश ट्रांसफर तो गोलियों का आवेश क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ 4 कूलम है तो यहाँ बचा 3 कूलम, यहाँ 3 था, यहाँ बचा 2 कूलम, यहाँ हो गया 2 कूलम। अब तुमसे पूछा जाएगा कि अगर ये निकाय विलगित है तो बताओ हिलाने पर इस पर कितना आवेश आएगा। तो याद रखना है तुम्हें आवेश संरक्षण सिद्धांत कि कुल आवेश क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। जैसे 4 कूलम, 3 कूलम, 4 और 3 7, 2 9 में से 1 गए, इस पर कितना आवेश है बच्चा? बोलो। 8 कूलम आवेश है। तो इस पर कितना? इस पे भी 8 कूलम होना चाहिए टोटल। 3 2 5 2 7, तो यहाँ कितना आवेश होना चाहिए? 1 कूलम। 1 कूलम आवेश होना चाहिए। तो यहाँ से जिसका आंसर तुम्हें नहीं पता था उसका आंसर पता चल गया। आप देखो यहाँ भी 8 है, 3 2 5 2 7 1, 8 कूलम। ये है आवेश संरक्षण सिद्धांत कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ गए? अब हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत आसान था आवेश संरक्षण सिद्धांत कि अगर कोई निकाय विलगित है तो उसका कुल आवेश संरक्षित रहेगा। बच्चों, एक और काम आप लोगों को करना होगा। इस चैनल को आप लोगों की जरूरत है अभी फिलहाल। जितने व्यूअर्स हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं हमसे, उन्हें ध्यान देना होगा इस चीज पे कि मुझे अभी मोटिवेशन मिलने का केवल एक ही तरीका है, वो है तुम्हारा वॉच टाइम। मतलब तुम कितना देखते हो, मेरे वीडियोस देखते हो या नहीं, वीडियोस बीच में छोड़ के तो नहीं चले जाते। और तुम्हारे कमेंट्स, तो वीडियो के विषय में कमेंट्स जरूर किया करें और वीडियो पूरा देखा करें। वीडियो पूरा देखा करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो और जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को प्रमोट करें। अभी इस चैनल को आप लोगों की जरूरत है। तो इस तरह से आवेश संरक्षण सिद्धांत खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी लॉजिकल बातें करते हैं। अब हम एक छोटी सी चीज पहले बता दें। हेडिंग लगा लो सब लोग, मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। क्या हेडिंग लगाओगे? मूल आवेश, मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। घर में पढ़ाई लिखाई हो ही रही होगी, कोई काम धंधा तो है नहीं आजकल। चौराहा चौराहा भी खेलना बंद होगा, लठ पड़ेगी जाओगे चौराहे पे तो। पुलिस इज वेटिंग फॉर यू।
पुलिस इज वेटिंग फॉर यू, अमेरिकन इंग्लिश। और हिंदी में, देशी भाषा में, पुलिसवा लाठी लेके खड़ा है, समझे? तो चौराहे पे जो तो जाना है नहीं, तो पढ़ाई पे ही ध्यान दे लो थोड़ा बहुत। तो चलो पढ़ते हैं फिर। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश देखो क्या है। मूल आवेश का मतलब होता है कि जैसे तुमसे हम कहें कि ये घर बना है, जिस कमरे में हमें कमरा बना है या तुम्हारा ही घर बना है, उस घर के बनने में फंडामेंटल चीज क्या है? तो तुम्हारा आंसर आएगा ईंट। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? ईंट। यानी ईंट से मिलकर ही घर बना है। अब यहाँ हमने लिखा है मूल आवेश, तो उसी तरह हमें यहाँ देखना है कि कोई आवेश किससे मिलकर बनता है, किन आवेशों से मिलकर कोई आवेश बनता है, उन्हीं आवेशों को हम मूल आवेश कहेंगे। जैसे घर के लिए मूल क्या है? ईंट। घर के लिए मूल क्या है? ईंट। उसी तरह हमें समझना है कि आवेश का मूल क्या है, आवेश की जड़ क्या है, आवेश शुरू कहां से होता है। तो आइए ध्यान से समझें। पिछले लेक्चर में आपने जाना है कि आवेश के आने का कारण है इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाता है तो इन दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पे धन आवेश और जिस पर जाता है उस पे ऋण आवेश। ये आप पढ़ चुके हैं कि जिससे जाता है उस पे धन और जिस पे जाता है उस पे ऋण, क्योंकि वहां आवेश बढ़ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, जिससे वहां क्या हो जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। और जहां से जाएंगे वहां आवेश इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जिससे आवेश कौन सा आएगा? धन आवेश आएगा। बोलो, इतनी बात क्लियर है? अब हम इसी आधार पर बात करेंगे। यानी आप इतना जानते हैं कि आवेश के आने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हम पूछें इस संसार में सबसे छोटा आवेश क्या है, तो तुम कहोगे या तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन गया होगा या तो दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अगर हम सबसे कम आवेश देना चाहें, तुम ही सोचो, हम तुम्हें दे देंगे, हम कहीं से सबसे कम आवेश दो, तो तुम कहोगे इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दें या एक इलेक्ट्रॉन ले लें, तो वो आवेश बहुत कम होगा। अब अगर दो दोगे तो आवेश बढ़ जाएगा, या दो लोगे तो आवेश बढ़ जाएगा। सबसे कम आवेश देना चाहो, हम बात किसकी कर रहे हैं? प्लस माइनस की नहीं, केवल परिमाण की। अगर सबसे कम परिमाण वाला आवेश देना चाहो तो इसे कितना आवेश दोगे? क्या दोगे? कितने इलेक्ट्रॉन दोगे? एक इलेक्ट्रॉन दोगे या एक इलेक्ट्रॉन इससे लोगे, तब इस पे जो आवेश आएगा वो सबसे कम होगा। अगर दो लिए तो और बढ़ जाएगा उसका परिमाण, है कि नहीं? यानी जो सबसे छोटा आवेश इस संसार में वो किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, परिमाण के हिसाब से। और चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश परिमाण में समान होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि संसार में सबसे छोटा आवेश परिमाण के अनुसार इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का होता है। तो क्या कहेंगे कि इस संसार में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला सबसे छोटे परिमाण का आवेश मूल आवेश कहलाता है। क्या कहा मैंने? इस संसार में सबसे छोटे परिमाण का आवेश, परिमाण का पाया जाने वाला आवेश क्या कहलाता है? आवेश मूल आवेश कहलाता है, फंडामेंटल चार्ज कहलाता है। मूल आवेश कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आ रही है बच्चों? क्या कहा मैंने कि इस संसार में पाया जाने वाला सबसे छोटे परिमाण का आवेश क्या कहलाता है? मूल आवेश कहलाता है। लिखा है यहाँ पे, इस संसार में सबसे छोटे परिमाण का पाया जाने वाला आवेश मूल आवेश कहलाता है। और सबसे छोटा आवेश किसका है? परिमाण में। परिमाण मतलब प्लस माइनस नहीं, केवल वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? आवेश की। किस आवेश की? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश की। यानी कह सकते हैं कि अतः इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन
का के आवेश का परिमाण ही क्या है, मूल आवेश है। के आवेश का परिमाण ही मूल आवेश है, परिमाण ही मूल आवेश है। अब आओ हम बात करें कि मूल आवेश को लिखते कैसे हैं। तो इसे स्मॉल ई से दर्शाते हैं। किससे, स्मॉल ई से दर्शाते हैं। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो केवल किससे दर्शाएंगे, स्मॉल ई। और हम वैल्यू क्या लिखेंगे इसकी, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश लिख दो, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पे भी होता है और प्रोटॉन पर भी। इलेक्ट्रॉन पर इतना ही माइनस में और प्रोटॉन पर इतना ही प्लस में, यानी परिमाण में यह सबसे छोटा आवेश है। कोई पूछे मूल आवेश क्या है तो कहोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस संसार में इससे छोटा आवेश नहीं पाया जाता स्वतंत्र अवस्था में। समझ गया इतनी बात, बोलो। तो मूल आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो आवेश होता है उसी का जो परिमाण है उसी को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। बोलो क्लियर है, मूल आवेश समझ गए। अब हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। इतनी बात तो एकदम याद रखना, ध्यान रखना। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है यदि वह निकाय विलगित हो। और उसके बाद हमने कहा मूल आवेश क्या है, इस संसार में जो सबसे छोटे परिमाण का आवेश पाया जाता है और वह आवेश होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो आवेश होता है उसका परिमाण। तो समझ गए बच्चों यहां तक। अब हम इसे इरेज करके आगे बढ़ें तो अगली रीडिंग होगी, इसे मिटा दें और बच्चे अगली हेडिंग डालें, आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत। हम बार बार आप लोगों से कहेंगे कि वीडियो के विषय में अपने कमेंट्स जरूर शेयर किया करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो बुरा लगे तो भी बताइए, अच्छा लगे तो भी बताइए। एक बार हम कैमरा चेक कर लें फिर आगे बढ़ें। हाँ, सारी चीजें सही हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे, प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, सच्चे बच्चे, सुंदर बच्चे, नटखट बच्चे, बच्चे इतने भी बच्चे नहीं हो तुम लोग जितने बच्चे समझ रहे। क्या है, क्वांटमीकरण सिद्धांत। क्वांटमीकरण सिद्धांत किसका क्वांटमीकरण सिद्धांत, आवेशों का। आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ किसका, ऑफ चार्ज। ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। हाँ, आप लोग हेडिंग में ऐसे लिखना, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत ऐसे भी सही है, अच्छा लगेगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। तो आइए अब इसे समझें कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है। तो सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले इस क्वांटमीकरण शब्द का मतलब समझो। क्वांटमीकरण का शब्द का मतलब, इस संसार में कई चीजें क्वांटाइज्ड होती हैं। कई चीजें क्वांटाइज्ड क्या होती हैं, कई चीजें क्वांटाइज्ड। हिंदी में क्या कहते हैं, क्वांटमीकृत। यानी इस संसार में कई चीजें क्वांटमीकृत होती हैं, क्वांटाइज्ड होती हैं। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है बच्चों, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि जैसे हम आपसे पूछें कि हमने अब तक कितने लेक्चर्स लिए, तो तुम्हारा आंसर होगा 4, 5 या जितने भी लेक्चर्स हमने लिए होंगे वो कहोगे।
कोई ऐसी कलाकारी नहीं करेगा। कोई वीडियो छोटा है तो कह दिया वो आधा हो गया 3.5, 3.5 नहीं, वो लेक्चर में ही गिना जाएगा, वो लेक्चर में ही गिना जाएगा। या और बेहतर एग्जाम्पल, जैसे हम तुमसे पूछें कि कितने बच्चे हमें देख रहे हैं, कितने बच्चे इस समय हमें देख रहे हैं, तो उनकी संख्या होगी कुछ 40, 50, 100, 200। कि कभी ऐसे आंसर आएगा कि सर जी 2.5 बच्चे देख रहे हैं। 2.5 बच्चे क्या होता है? ऐसा थोड़ी ना कोई बच्चा छोटा है तो उसे आधा गिन लोगे, पूरे गिने जाओगे ना। तो इसी का मतलब होता है क्वांटाइज्ड होना। बच्चों की संख्या क्वांटाइज्ड होगी। बच्चे 100 होंगे, 50 होंगे, 80 होंगे, बच्चों की संख्या कभी भी 70.5 नहीं होगी, या बच्चों की संख्या कभी भी 70.3 नहीं होगी, कभी भी 70.3 नहीं होगी। कह दिया बाकी सब 5.5 फुट के हैं, एक बच्चा वो 3, 3.5 फुट का, तो इसीलिए 70.3 कह दिया। ऐसे नहीं होता, हम उसे पूरा गिनेंगे। तो बच्चों की संख्या क्वांटाइज्ड रहती है। हमने कितने लेक्चर्स लिए, हमने कितने वीडियोस अपलोड किए, वो संख्या क्या होगी? क्वांटाइज्ड होगी। वो संख्या क्या होगी? क्वांटाइज्ड होगी। तो यही होता है क्वांटाइज्ड होने का मतलब। अब अगर इतनी बात समझ गए हो तो इसे आसानी से समझ सकते हो। क्वांटाइज्ड, कितने बच्चे हमें देख रहे हैं, हम कितने वीडियोस अपलोड किए हैं अब तक, ये सारी चीजें क्या है? क्वांटाइज्ड हैं। अब अगर इतनी बात क्लियर हो गई होगी तो क्वांटमीकरण सिद्धांत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब देखें कि क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है। तो क्वांटमीकरण सिद्धांत हमसे कहता है कि आवेश भी क्वांटमीकृत होता है। मतलब इस संसार में कहीं भी कोई भी आवेश पाया जाएगा अगर, तो वो क्वांटाइज्ड होगा। सवाल उठता है कैसे क्वांटाइज्ड होगा? तो तुम ही सोचो, हमने कहा आवेश आता क्यों? इलेक्ट्रॉन के आने या जाने के कारण। अब तुम सोचो कि इलेक्ट्रॉन, या तो तुम किसी को 10 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, 100 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, 1000 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, कि कभी ऐसा होगा कि तुमने 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कैसे दे पाओगे? अच्छा सर जी इलेक्ट्रॉन वैसे तोड़ लेंगे, इलेक्ट्रॉन तोड़ पाओगे? देखा है कभी इलेक्ट्रॉन? नहीं तोड़ पाओगे इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि तुम कभी भी आ, अगर आवेश देना चाहो तो आवेश या तो 10 इलेक्ट्रॉन से दे दोगे 10 के बराबर चार्ज, 100 दे दोगे 100 के बराबर चार्ज, यानी जो भी चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का, यानी और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है क्या? मूल आवेश। यानी तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जो भी आवेश इस संसार में पाया जाता है मूल आवेश, मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी क्वांटाइज्ड होता है। या तो 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा या तो 200 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा। तो कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा कि 1/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाए। तो यही कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाएगा, एक बार सुन लो ध्यान से, कि इस संसार में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला प्रत्येक आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश वही तो है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का परिमाण। और जब इलेक्ट्रॉन के आवेश से ही आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से ही आवेश आता है, तो आवेश दो इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऐसे ही तो होगा। कभी फ्रैक्शन में थोड़ी ना जा सकता, भिन्न में थोड़ी ना जा सकता, 1/2, 5/2 हो जाए, है कि नहीं? तो यानी कि जो आवेश होता है वो हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है मूल आवेश, जिसे हम ई से लिखते हैं, अभी बताया था। यानी या तो 4e के बराबर चार्ज होगा या तो 5e के बराबर। अब वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, इन कभी भी बटे में नहीं होगा। यानी पूर्ण गुणज होगा, इसी चीज को कहते हैं पूर्ण गुणज होगा, कभी बटे बटे में नहीं कि आधा ई के बराबर चार्ज है। आधा ई कैसे आएगा? तुम आधा इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं पाओगे कभी। तो यानी क्या कहते हैं इसमें, ध्यान से सुनना, परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु पर पाया जाने वाला, वस्तु पर पाया जाने वाला आवेश, पाया जाने वाला आवेश सदैव
सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या लिख दिया मैंने कि किसी वस्तु पर पाया जाने वाला आवेश सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी E का पूर्ण गुणज होगा, 2E 3E 4E के बराबर होगा। यहां से हम एक सूत्र बनाएंगे, यही है क्वांटमीकरण सिद्धांत जो लिखा है, क्या कि किसी वस्तु पर पाया जाने वाला आवेश या कोई भी स्वतंत्र आवेश सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब आओ सूत्र देखें, तो सूत्र हम बनाते हैं Q इक्वल टू NE। सवाल उठता है इसमें Q क्या है, तो Q कोई भी आवेश हो सकता है। Q क्या है, आवेश है, कोई भी आवेश है, 2 कूलाम 4 कूलाम कुछ होगा। E क्या है, मूल आवेश, E क्या है, मूल आवेश। अब हमने कहा जो कोई भी आवेश है वो किसके बराबर, 2E 4E 5E ऐसे तो हो सकता है, यानी n का मान कोई भी आवेश होगा वो n का मान यहाँ 2E 3E यहाँ 2 3 4 ऐसे ही तो कुछ होगा, यानी n क्या है, कोई n क्या है, एक पूर्णांक। n क्या है बच्चों, एक पूर्णांक। इतनी बात समझ में आई कि आवेश तो Q है, मूल आवेश E है, लेकिन n क्या है, कोई पूर्णांक है। यहाँ पर वैल्यू -1 -2 -3 1 2 3 10 15 ऐसे हो सकता है 0, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। पूर्णांक क्या होते हैं, सारे -1 -2 -3 ये सब पूर्णांक हैं, 0 पूर्णांक है, 1 2 3 पूर्णांक है। तो यहाँ हमेशा पूर्णांक आएगा, कभी दशमलव में या फ्रैक्शन में, भिन्न में नहीं आएगा। समझ गए बच्चों, ये कभी बट्टा नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट जिसे हम इधर लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोट को हम यहां लिख रहे हैं। सुनो नोट क्या है, तुमने जान लिया कि कोई भी आवेश होगा और 2E 3E 4E 5E ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो हम अब तुम सोचो अगर n की वैल्यू यहाँ निगेटिव हुई, E तो हमेशा प्लस लेना है। नोट में देखो क्या क्या लिखना है तुम्हें। नोट का पहला पॉइंट, यदि n निगेटिव हो तब, यदि n निगेटिव हो तब इसका मतलब क्या, माइनस रखोगे, E तो हमेशा प्लस रखेंगे, तो Q किस में आएगा, तब Q कैसा होगा, निगेटिव होगा। यानी n का मान अगर निगेटिव है तो समझ जाना कि आवेश कैसा है, निगेटिव है। और आवेश निगेटिव होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर आए हैं, उस वस्तु पर आए हैं। अरे माइनस चार्ज आने का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन उस पर आए, उससे गए नहीं है। एक बार वीडियो देख कैमरा देख लें, तब दूसरा नोट बताएं। हाँ, तो दूसरा नोट है कि यदि n पॉजिटिव हो, यहां नहीं यहां लिख दे रहे हैं, यहां दूसरा नोट यहां लिख रहे हैं कि यदि n पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q पॉजिटिव होगा। Q कैसा होगा, पॉजिटिव। और Q पॉजिटिव होने का मतलब कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं। इतनी चीजें क्लियर हैं। क्या कहा मैंने कि क्वांटम यांत्रिक सिद्धांत कहता है कि आवेश हमेशा
मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा, क्योंकि मूल आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का ही आवेश है, और इलेक्ट्रॉन लेने या देने से आवेश आता है, तो उसी के या तो दो इलेक्ट्रॉन या तो तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे इसी के बराबर होगा, तो पूर्ण गुणज होगा। फिर हमने कहा फॉर्मूला बना दिया Q इक्वल टू एन। एन की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, हमेशा कोई पूर्णांक ही होगा, उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कुछ और हुआ तो पूर्णांक नहीं हुआ तो बटे में आने लगेगा, और कभी भी बटे में आवेश यहाँ 2.5 के बराबर आवेश नहीं हो सकता। फिर हमने कहा अगर एन निगेटिव तो क्यू निगेटिव, और क्यू निगेटिव आने का मतलब कि हमने क्या किया है, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आए हैं। और अगर एन पॉजिटिव तो क्यू पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव का मतलब आवेश प्लस कब आता है, जब उस वस्तु इलेक्ट्रॉन लिए गए। समझ के एक बार वीडियो चेक कर लें। तो बच्चों, वीडियो की लेंथ पर्याप्त हो चुकी है। अब अगले टाइम पे हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड कई अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में 100% आते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं इस पे प्रश्न। तो यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, हम और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें, क्वालिटी में रेगुलरली आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बशर्ते आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है